हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो बनाने का मेरा एम ये है कि मुझे आप लोगों को बताना है कि जो सीनियर सिटीज़न का जो हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, वो क्या प्रोसेस है, जो एंटायर प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, वो प्रोसेस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा कि किस तरह से अप्लाई करते हैं पासपोर्ट की साइट पे, बट मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अप्लाई करने के बाद का जो प्रोसेस है और किस तरह से क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो एज़ अ सीनियर सिटीज़न। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, जो सीनियर सिटीज़न ना हो, उसके लिए जो फ़ीस है वो है 1500। सीनियर सिटीज़न के लिए जो फ़ीस है वो है 1350। आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं अपॉइंटमेंट का, वो बात का ध्यान रखिए आप। क्योंकि जब टाइम जो है वो सिर्फ़ जब अपॉइंटमेंट मिल जाता है तभी आपको दिखाई देता है। आप सिर्फ़ डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है। सो इस बात का आप ख़्याल रखिए। आपको 2 प्रूफ़ सिलेक्ट करना होता है एप्लीकेशन अप्लाई करते वक़्त। मैंने जो सिलेक्ट किया था वो था आधार कार्ड और पैन कार्ड। हाँ, एक और चीज़ कि फ़ीस भरने के बाद अगर आपने फ़ीस भर दी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको अगले हफ़्ते या 1 महीने में ही आपको अपॉइंटमेंट लेना है, ऐसा नहीं है। आप फ़ीस भरने के 1 साल के अंदर कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड सिलेक्ट किया था, मैं एप्लीकेशन फ़िल कर रहा था मेरे पेरेंट्स का। बट ये कभी भी सफिशिएंट नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जमा किए थे वो थे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हाउसिंग सोसाइटी। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो तो हाउसिंग सोसाइटी का लेटर बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी मेंशन करती है कि ये बंदा और ये फला-फला बंदा इस सोसाइटी में इतने साल से रह रहा है। ओके। देन राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस स्लिप्स, गैस बिल। मेरे फादर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे, तो मैंने उनका पेंशन स्लिप्स भी, लास्ट 6 मंथ्स का पेंशन स्लिप भी इकट्ठा कर रखा था। देन लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक। कि पासबुक जो है उसका फर्स्ट पेज पर आपका फ़ोटो होना चाहिए। बैंक का स्टैम्प बहुत ज़रूरी है, फ़ोटो के साथ फर्स्ट पेज पर। अगर वो नहीं हुआ तो वो एज़ अ बैंक स्टेटमेंट या पासबुक वो एक्सेप्ट नहीं करते एज़ एड्रेस प्रूफ़। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ इसका आगे मुझे क्या इश्यू हुआ था। सीनियर सिटीज़न कार्ड अगर आपके पास है तो सीनियर सिटीज़न कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। ई वोटर आईडी कार्ड नहीं चलता, वो मैंने उनको वो ई वोटर आईडी कार्ड दिखाया था। मैं इसके बारे में ब बात करूँगा आगे। जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में हो तो बेटर है। एटलीस्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए ये डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 2 या 3 फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड मतलब जो भी एप्लीकेंट है, जो भी अप्लाई कर रहा है पासपोर्ट के लिए, उसको उस फ़ोटोकॉपी पर साइन करना होगा। और वही वही फ़ोटोकॉपी जो है वो पासपोर्ट ऑफ़िस में लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल भी चेक करते हैं। जो भी डेट पर आपको अपॉइंटमेंट मिला है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हाफ़ एन आवर 45 मिनट पहले पहुँच जाइए। जो आपके पहले वाला जो बैच है वो अगर जल्दी प्रोसेसिंग हो गया है तो आपको वो लोग टाइम के पहले भी अंदर ले सकते हैं। वहाँ पहुँचते ही जो
जो पहला पड़ाव है वो सिक्योरिटी वाला होता है। वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो फर्स्ट आपको पूछते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन लेटर है क्या? तो मैं हाँ, वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन लेटर ज़रूरी नहीं है या अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूरी नहीं है, बट आई सजेस्ट आप अपॉइंटमेंट लेटर का एक प्रिंट आउट, 1 या 2 प्रिंट आउट मार लें, या आपके पास रखें मार कर, तो बेटर है। मैंने मेरे पेरेंट्स का लेके रखा था एंड देन मैंने वही दिखाया। सिक्योरिटी वाले ने कुछ पूछा नहीं एंड देन ही उसने मुझसे कहा कि ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मैं अकम्पनी कर सकता हूँ मेरे मेरे फादर को। एंड देन वहाँ पे एक अलग क्यू होती है, ये लाइन होती है सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए। तो वहाँ पे उसने मुझे डायरेक्ट किया। अच्छा, जस्ट एक थिंग, या एक चीज़ यहाँ पर, अगर आप अकेले हैं और आपके पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, आपकी मम्मी और आपके फादर, आप दोनों को लेकर जा रहे हैं, जैसा मेरे केस में था, मैं दोनों को लेकर गया था। इट्स बेटर कि आप एक और पर्सन साथ में ले लें। मैं अकम्पनी कर रहा था मेरे डैड को, और मेरी वाइफ़ जो है वो अकम्पनी कर रही थी मेरी मॉम को। उसका फ़ायदा ये है कि बिकॉज़ दोनों का जो टोकन है वो अलग-अलग होगा, और अगर आप अकेले होंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज़ कहीं पे किसी का आगे नंबर आ रहा है, किसी का पीछे नंबर आ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और मैंने पहले सोचा था कि मैं अकेला जाऊँगा, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि मेरा डिसीज़न सही था कि मैंने मेरी वाइफ़ को भी साथ में लेके गया, बिकॉज़ दोनों को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता। जैसे ही आप सिक्योरिटी क्लियर करते हैं, अंदर जाते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि सीनियर सिटीज़न्स के लिए अलग एक क्यू थी, लाइन थी। अ, वहाँ पर जाते ही वो आपका एप्लीकेशन पूछेंगे, आपको ओरिजिनल आधार, पैन कार्ड पूछेंगे एंड देन आपसे ज़ेरॉक्स माँगेंगे। अ अ, वहाँ पर मुझे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि अ, आपका जो आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर में है या नहीं? तो मैंने कहा कि मेरा डिजी लॉकर में नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, दे माइट नॉट अ, टेक दिस एज़ अ एड्रेस प्रूफ। वो एड्रेस प्रूफ पॉसिबल है कि वो आधार को एड्रेस प्रूफ ना लें, बिकॉज़ वो डिजी लॉकर में नहीं है। तो उन्होंने कहा और क्या है एड्रेस प्रूफ के लिए? तो मैंने कहा कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है इनका। तो जब मैंने वोटर आईडी कार्ड बताया, तो वो ई वोटर आईडी कार्ड था। जैसा मैंने कहा कि ई वोटर आईडी कार्ड वहाँ पे नहीं चलता, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। देन थर्ड फिर मुझे याद आया कि मेरे पेरेंट्स का अ, बैंक स्टेटमेंट है। तो बैंक स्टेटमेंट, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बैंक स्टेटमेंट पे भी फ़ोटो और बैंक का स्टैम्प है या नहीं? तो मैंने कहा फ़ोटो और बैंक का स्टैम्प है। फिर वो लोग ने ओरिजिनल चेक किया, तो उस पे फ़ोटो और बैंक का स्टैम्प था पासबुक पे। तो उन्होंने कहा हाँ, ये चलेगा। स्टार्टिंग विद द रिसेंट से पास्ट 6 मंथ्स के ट्रांज़ैक्शंस, और आपका जो फर्स्ट पेज है फ़ोटो के साथ, उसका ज़ेरॉक्स होना ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहा कि दिस विल वर्क एज़ एड्रेस प्रूफ। अच्छा, एक और चीज़, सीनियर सिटीज़न्स के लिए बहुत क्विक टोकन जनरेशन एंड देन बहुत क्विकली जितने भी जो पड़ाव है वो जल्दी-जल्दी बहुत जल्द कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है काउंटर ए, काउंटर बी और काउंटर सी। मुझे फिर काउंटर ए पे भेजा गया। वहाँ पे उन्होंने टोकन, यहीं पे सिक्योरिटी के पास जो लेडी है उन्होंने मुझे टोकन दे दिया था। अ, फॉर्म पे उन्होंने टोकन लिख दिया था। अगर आपका टोकन नंबर आया है तो आपको काउंटर ए पे जाना होता है। काउंटर ए पे जाने के बाद में जो मेरे केस में पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज़ मैंने कहा ये आधार कार्ड जो है वो डिजी लॉकर में नहीं था, इसलिए बैंक स्टेटमेंट और पैन कार्ड मैंने शो किया। वो लोगों ने एंड देन वहाँ पर मेरे फ़ादर का और मेरी मदर का फ़ोटो क्लिक किया। आपको फ़ोटो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फ़ोटो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहीं पर वो लोग फ़ोटो लेते हैं। वहीं पर सिग्नेचर भी लेते हैं। सिग्नेचर आपको प्रॉपर देनी है, बिकॉज़ यही सिग्नेचर आपके पासपोर्ट पर भी आएगी। एंड देन फिंगरप्रिंट भी लेते हैं।
एंड देन आपने जो एप्लीकेशन जो फ़िल किया है, वो एप्लीकेशन वहाँ पे पूरा उनके लैपटॉप पे रहता है या कंप्यूटर पे रहता है, वो आपसे कहते हैं कि एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो सही है या नहीं। तो आप एक बार प्रॉपरली नाम, एड्रेस वगैरह सब करेक्टली चेक कर लीजिए। एक बार अगर आपको चेंज करना है तो वो चेंज भी करते हैं वहाँ पर। काउंटर ए हो जाने के बाद में वो आपको कहेंगे कि आप काउंटर बी पे चले जाइए। काउंटर बी पर जाने के बाद में अगेन वो लोग सेम जो डॉक्यूमेंट्स आपका वो चेक करते हैं और फिर कहते हैं कि आप वेट कीजिए काउंटर सी के लिए। काउंटर सी पर अगेन वो सेम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं बट डिटेल में चेक करते हैं। मेरे फादर के केस में सेम नाम का एक ऑलरेडी पासपोर्ट जनरेटेड था, तो वो लोग तो जो पासपोर्ट ऑफिशियल थे वो हमसे पूछ रहे थे कि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी है, आप पुणे में रहते हैं। उन्होंने कुछ डिटेल्स पूछे बट हमने कहा कि हमारा कोई पासपोर्ट नहीं है। ये मेरे फादर के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं हम लोग पासपोर्ट। सो जैसे मैंने कहा काउंटर सी पर वो डिटेल में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करते हैं। मेरी मदर का जो पैन कार्ड जो मैंने बनाया था वो आधार लिंक्ड से बनाया था। आधार बेस्ड ई पेन मेरी मॉम के लिए मैंने इसी साइट से बनाया था। ई पेन में प्रॉब्लम ये होता है कि पैन कार्ड पर आपके फादर का नाम नहीं आता बिकॉज़ आधार कार्ड पे फादर का नाम नहीं होता। इसलिए जो पैन कार्ड बनता है आधार से रिलेटेड, आधार के थ्रू, उसके ऊपर जो है वो पैन कार्ड पे फादर का नाम नहीं होता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब जब भी आप इस तरह से पैन कार्ड बनाओगे आधार के थ्रू, सो पैन कार्ड आ जाने के बाद में एक पैन कार्ड की साइट पे मैं लिंक दे दूँगा आपको। साइट पर जाकर आप आपके फादर का नाम ऐड करवा सकते हो। बाय द वे वो जो ऑफ़िसर थे वहाँ पर उन्होंने मुझे सिर्फ़ पूछा कि यहाँ पे फादर का नाम क्यों नहीं है? तो मैंने उनको कहा कि ये आधार लिंक्ड पैन कार्ड थ्रू बनाया है मैंने पैन कार्ड, इसलिए वो रीज़न की वजह से वहाँ पे फादर का नाम नहीं है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं बट फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप लोग जब भी पैन कार्ड इस तरह से बनाएँगे तो ध्यान रखिए कि फादर का नाम नहीं आता इस तरह के पैन कार्ड पे, तो वो आप ऐड कर लीजिए। उसका एक अलग से वीडियो है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आधार कार्ड एटलीस्ट जो है वो और पैन कार्ड वो डिजी लॉकर में होना ज़रूरी है। तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाएँ, तो एटलीस्ट आधार कार्ड और पैन कार्ड अपना और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सके, लेकिन बैर मिनिमम आधार कार्ड और पैन कार्ड उसी फ़ोन पे जो आपके पेरेंट्स का जो फ़ोन है, था फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फादर का फ़ोन है, तो आपके फादर के फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल कीजिए। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि जब हमारा वहाँ पर काउंटर सी पे थे हम लोग, वहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा जो डिजी लॉकर इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे थे और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उनको। और कुछ लोग मतलब ऐसा भी बोल रहे थे कि डाउनलोड नहीं हो रहा या हो रहा है तो ओपन नहीं हो रहा। तो इस केस में जो पासपोर्ट ऑफ़िसर्स हैं वो लोग बोल रहे थे कि ठीक है हम आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देंगे, आप नेक्स्ट डे आ जाइए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप ट्राई कीजिए कि डिजी लॉकर में अपलोड करके रखिए आप, तो वो बेटर होगा आपको ऐसी इस तरह से प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। 2 दिन के बाद ही पुलिस इंक्वायरी आ गई एंड जैसा ये नया पासपोर्ट है तो मेरे पेरेंट्स का तो नया पासपोर्ट के लिए जब तक पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस की यहाँ से जो रिपोर्ट है वो नहीं जाती तब तक पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होता। हमको जब पुलिस से जब कॉल आया तो उन्होंने हमसे 4 चीज़ें माँगी। एक आधार कार्ड, एक हाउसिंग सोसाइटी का लेटर, बर्थ सर्टिफ़िकेट और लाइट बिल। बर्थ सर्टिफ़िकेट अगर आपके पास नहीं है आपके पेरेंट्स का भी तो लिविंग सर्टिफ़िकेट से काम चल जाता है और बिकॉज़ लिविंग सर्टिफ़िकेट के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ होती है। पुलिस वेरिफ़िकेशन के बाद जो टोटल टाइम लगा मतलब जहाँ ज ज जब मैं अपने पासपोर्ट ऑफ़िस गया था वहाँ से पासपोर्ट मिलने तक का अगर पुलिस वेरिफ़िकेशन प्रॉपर हो गया 15 से मैक्सिमम मैं बोलूँगा 18 से 20 दिन लगेगा। उससे ज़्यादा आपको लगना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।